कंडक्टर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सबसे पहला कंडक्टर आता है मेटालिक कंडक्टर, यस, और जो दूसरा कंडक्टर होता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को दुनिया इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी जानती है। ये कंडक्टेंस होती है 1/r, रेजिस्टेंस का 1 अपॉन रेजिस्टेंस कर दो तो वो कंडक्टेंस बन जाता है। कंडक्टेंस को जी से दिखाया जाता है। अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे तो वो ओम इनवर्स हो जाएगा, या फिर इसको आप लोग और क्या कहते हो, मो भी कहते हो। जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं, केटायन और एनायन, उनके बीच दूरियां बढ़ेगी। उनके बीच दूरियां बढ़ेगी तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। H+ से पहले ये वाले केटायंस डिस्चार्ज होते हैं, इन सब के बाद में आपका H+ डिस्चार्ज होगा। यही आपको चीज ध्यान में रखनी है। और नहीं तो अगर क्वेश्चन में आपको एसआरपी की वैल्यू दे रखी है तो जिस केटायन का एसआरपी ज्यादा होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो अब क्या होगा, इन दोनों में कंपटीशन होगा। इन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन। H+ बोलेगा मैं डिपॉजिट होऊंगा, Na+ बोलेगा मैं डिपॉजिट होऊंगा। तो कौन पहले डिपॉजिट होगा इसको बताती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं माइंड मैप सीरीज में, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। माइंड मैप सीरीज में आज हम लोग जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, सॉल्यूशन चैप्टर और सॉलिड स्टेट क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग कर चुके हैं। ये 3rd चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। और इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो यार वैसे मैं इसको इजी कैटेगरी में डालूंगा, मतलब इजी तो नहीं, मॉडरेट वाली कैटेगरी में डालूंगा, मुश्किल भी नहीं कहूंगा इसको, लेकिन जनरली ये बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और इसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, और ये जो टर्म्स हैं उनके नाम आपस में कंफ्यूजिंग है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उस टर्म का नाम सुन के उस किसी चीज से रिलेट कर देता है, और ऐसा करने से उसका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ना। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन वगैरह जो होता है इस चैप्टर में, जो लैंग्वेज होती है चैप्टर क्वेश्चन की जो फ्रेम की जाती है, वो भी इस चैप्टर में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इस वजह से ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन है नहीं। अगर मैं जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर जो भी क्वेश्चन आएगा वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, कभी घुमा फिरा के बहुत ज्यादा मेंस में कोई क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाता। एडवांस की बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वहां पर एक सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन जनरली देखने को नहीं मिलते, 2-3 चैप्टर को मिला के वो क्वेश्चन एक बनाता है ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से, जैसे मेरा सेशन स्टार्ट होता है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन से बच्चे हैं जिनको ये वाला सेशन देखना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले पढ़ रखा है और वो इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, एक फास्ट क्विक रिवीजन देखना चाहते हैं, वो इस सेशन को देखें। जो बच्चे एक इस चैप्टर का सीक्वेंस समझना चाहते हैं, जो इस चैप्टर का फ्लो समझना चाहते हैं, वो इस सेशन को देखें। और अगर आपने आज से पहले कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम भी नहीं सुना, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस सेशन को आगे ना देखें। आपका सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, और जो कि मैं नहीं चाहता हूं। और फिर तुम फालतू में कमेंट ही करोगे कि समझ नहीं आया मैं, है ना। तो वो माइंड मैप सीरीज का जो मोटिव बिल्कुल डिफरेंट है। ये फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए सीरीज बनाई गई है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन, वैसे बहुत दिन हो गए, अभी दे ही देते हैं ना। राहुल डूडी मेरा नाम है, और माइंड मैप सीरीज फिजिकल केमिस्ट्री का मैं पूरा ले ही रहा हूं, आप सब लोगों को पता है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं साहब सेशन। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, और ये उनमें से जो मेन टॉपिक्स हैं उनके नाम लिखे, बाकी हम लोग सारा चैप्टर इसमें समझने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट किया जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ा जाता है। तो देखो आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी है कि भैया ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है, जो डील करती है इलेक्ट्रिसिटी के आपस में कन्वर्जन के बारे में ना। एक से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जो होती है वो किस तरह से कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कैसे हो सकती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होती है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है, ये हम लोग इस पूरे चैप्टर में देखते हैं। इसमें सबसे पहली टर्म आती है कंडक्टर। सब लोग जानते हैं भैया कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है ना। कंडक्टर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सबसे पहला कंडक्टर आता है मेटालिक कंडक्टर, यस, और जो दूसरा कंडक्टर होता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स को दुनिया इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी जानती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस की जो टेबल है वो आपके सामने लिखी हुई है। अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस, है ना, वहां पर आयंस मूव करते हैं। जैसे अगर मान लो
आपका मेटालिक कंडक्टर है उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उस मेटालिक कंडक्टर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आप कॉपर के वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कॉपर जो होता है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं, कॉपर कॉपर ही रहता है, लेकिन उसके केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं आता। बट अगर वहीं पर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करूं तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कंडक्शन होता है तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। आप लोगों ने सुना है कि NaCl सोडियम क्लोराइड है, उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कैथोड पे आपको अलग सब्सटेंस मिलेगा, एनोड पे आपको अलग सब्सटेंस मिलेगा, और जो सॉल्यूशन है उसमें धीरे धीरे NaCl जो है वो खत्म होता जाएगा। यस, तो वहां पर केमिकल चेंजेस होते हैं, मेटालिक कंडक्टर में किसी तरह का कोई केमिकल चेंज नहीं होता। अगर मैं इसकी बात करूं मेटालिक कंडक्टर की, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा, लेकिन यहां पर अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, बिकॉज टेंपरेचर बढ़ाने से आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अच्छे से होगा। लेकिन यहां जब आप टेंपरेचर बढ़ाते हो तो जो मेटल कोर्स होते हैं उनका मूवमेंट बढ़ता है और वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रेजिस्टेंस हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। ये जो होती है मेटालिक कंडक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है, ये नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करता है, और मेटल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो आयनिक कंडक्टेंस होती है वो डिपेंड करती है किस किस चीज पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का है, साइज ऑफ आयंस कैसे हैं। अगर आयंस की साइज बड़ी होगी तो भैया उनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, यस, आपकी कंडक्शन भी थोड़ा स्लो होगा। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस तरह का है, उसकी विस्कोसिटी किस तरह की है, बिकॉज अगर विस्कोसिटी ज्यादा है सॉल्वेंट की तो वहां पर भी आयंस का रेजिस्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा, आयंस का जो फ्लो होगा वो कम होगा, और जो आपकी कंडक्शन पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टर्स। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है ना। कंडक्टेंस मेजरमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ, सारी दुनिया जानती है, I इज इक्वल टू V बाई आर। आई यहां पर करंट है, V वोल्टेज और R रेजिस्टेंस है। अगर मान लो आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है, इस मेटालिक कंडक्टर का जो लेंथ है उसको मैं L से दिखा रहा हूं, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको अगर मैं A से दिखा रहा हूं, तो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि R जो होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट यूज करते हो रो। यस, और ये जो रो होता है इसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है ना, ये आप लोगों को पता ही है। यहीं से एक टर्म आती है जी, जी क्या होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं है, ओम इसकी यूनिट होती है। कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस होती है 1/r, रेजिस्टेंस का 1 अपॉन रेजिस्टेंस कर दो तो वो कंडक्टेंस बन जाता है। कंडक्टेंस को जी से दिखाया जाता है, अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे तो वो ओम इनवर्स हो जाएगा, या फिर इसको आप लोग और क्या कहते हो, मो भी कहते हो, है ना। वहीं पर एक और टर्म आती है कंडक्टिविटी, जिसको के, छोटा के नहीं है, ये साइन होता है कप्पा, कप्पा इसको बोला जाता है, और ये क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपके पास जो रेजिस्टिविटी थी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको मिल जाएगा के इज इक्वल टू 1/1 रो। अगर आप इसको देखोगे तो ये बनेगा 1/r इंटू L बाई ए। यस, आपके सामने यहां पर लिखा है, तो यहां से 1/r बन जाएगा जी, तो एक बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन है, k इज इक्वल टू जी इंटू L बाई ए। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अगर बात की जाए कंडक्टेंस की तो इसकी यूनिट क्या होगी, है ना। इसका यूनिट मेरे हिसाब से आप लोग पता लगा सकते हो, सर इसका यूनिट होता है S मीटर इनवर्स, है ना। जो आपका इनवर्स, ओम इनवर्स बोल दो, मो बोल दो, या साइमन, एस से भी बोला जाता है। ये होगा मीटर, ये होगा मीटर स्क्वायर, S मीटर इनवर्स, और या फिर इसको S सेंटीमीटर इनवर्स भी आप लोग लिख सकते हो, है ना। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं वहीं पर देखो, ये तो बात होगी मेटालिक कंडक्टर की, मेटालिक कंडक्टर की लेंथ है, मेटालिक कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आप बोलोगे सर अगर मान लो आपका कंडक्टर मेटालिक नहीं है, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, उस केस में L और A का क्या मतलब है। तो मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी मेजर की जाती है दादा कंडक्टिविटी सेल में। किसमें, कंडक्टिविटी सेल में। सर ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें क्या किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड होगा, और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में भरा होता है। क्या भरा होता है इन दोनों के बीच में, ये है इलेक्ट्रोड्स। क्या है दादा, इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अब मेरी बात को आप अच्छे से समझना, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है L, और इन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज L। L इज द डिस्टेंस बिटवीन दो टू इलेक्ट्रोड्स, एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। डन। और वहीं पर अगर मैं मेटालिक वायर की बात करूं, मेटालिक कंडक्टर की बात करूं, तो L इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
यस। अगर आप मेटेलिक कंडक्टर की बात करते सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करते हो, तो जो L बाई ए होता है, इसको दुनिया सेल कांस्टेंट के नाम से जानती है दादा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। K इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, वो आपको ध्यान रखिए, और इस पे न्यूमेरिकल्स आपको खूब सारे देखने को मिल जाएंगे। अब जो आपके मेटालिक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी के बारे में, उनकी कंडक्टिविटी को के में एक रिलेशन बनाने के लिए, इन दोनों किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कंडक्टिंग पावर का पता लगाने के लिए दो तरह से दो टर्म्स होती हैं जो यूज की जाती हैं। पहला होता है मोलर कंडक्टिविटी, दूसरी होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से दिखाया जाता है। क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी? डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, the conducting power of all the ions furnished by 1 mole of an electrolyte in a solution। आपने क्या कर रखा है, आपने एक इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, इस इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल ले रखा है? 1 मोल। इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो वॉल्यूम है वो मैंने लिख दिया V। यस, इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं, उन सारे आयंस की जो कंडक्टिंग पावर होती है, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो लैम्डा एम का फॉर्मूला बनेगा K इंटू वी। K इज कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज V? V is the volume of solution containing 1 mole of electrolyte। ये वाला फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला ये वाला ज्यादा काम में आता है, K into 1000 अपॉन मोलैरिटी। यस, K into 1000 अपॉन मोलैरिटी। ध्यान देना, जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका जो K है उसका यूनिट होना चाहिए एस सेंटीमीटर इनवर्स, और जो लैम्डा एम आएगा वो आएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मेरी बात समझ गए? यस, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान चीज है। वैसे ही एक और टर्म होती है जिसका नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको लैम्डा ई क्यू से दिखाया जाता है। ये क्या होती है? सिर्फ डिफरेंस कितना सा है, डिफरेंस इतना सा है, आपने पहले 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले रखा था, सर आज 1 इक्विवेलेंट है ना, उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 इक्विवेलेंट ले लो। इस 1 इक्विवेलेंट का जो वॉल्यूम है वो V है, तो इस 1 इक्विवेलेंट में जितने भी आयंस प्रेजेंट है, उन सारे आयंस का जो कंडक्टिंग पावर होगा, दैट विल बी नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यस, मेरे हिसाब से इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, इक्विवेलेंट होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, और ये जो एन फैक्टर होता है, इसकी कहानी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एन फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज आप देख लो, वही क्या होगा? एन फैक्टर होगा। तो सर यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू K इंटू वी। फॉर्मूला आज भी वही है, लेकिन यहां पर V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहां से फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नीचे क्या आ जाएगा मुन्ना? सर आ जाएगा नॉर्मेलिटी। यस, नीचे क्या आएगा? नॉर्मेलिटी। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, नॉर्मेलिटी को मैंने क्या लिख दिया? सर नॉर्मेलिटी को ऐसे लिख दूं क्या? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मैंने कहा भाई लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से समझिए क्या बन गया, ये क्या है? ये है लैम्डा एम। तो एक रिलेशन बन जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो जो K है इसका यूनिट एस सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है इसका यूनिट आएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। डन? बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। यहां तक सर हमें एकदम बढ़िया चीज से कहानी समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका वेरिएशन किस तरह से होता है, किसके साथ? कॉन्सेंट्रेशन के साथ। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये हम लोग दो अलग अलग केसेस में देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा हम लोग देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ग्राफ किस किस के बीच बना है सर? ग्राफ बना है मेरे भाई मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच। किस किस के बीच? मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच। और ये जो ग्राफ बना, ये ग्राफ कुछ इस तरह का बना, इस तरह का, है ना। और वैसे ही अगर मैं सेम मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं, किसके लिए? अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मेरे भाइयों ये जो ग्राफ बना, ये कुछ इस तरह का बना। दोनों ही जो ग्राफ है उनकी फीलिंग्स को समझिए। दोनों ही ग्राफ आपको यह बात कहते हैं कि अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे, मतलब कंसंट्रेशन कम करोगे, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू बढ़ेगा। दोनों में देख लो, भले आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है। यस, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं वॉल्यूम बढ़ रहा है। यस, कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट के मोल तो सेम है, बट स्टिल अगर आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, दैट मींस जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है सर? इंक्रीज कर रहा है ना। अगर मैं इसको बढ़ा दूं पीछे, जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा यहां पर कंसंट्रेशन कितना हो गया? 0, मतलब वॉल्यूम हो जाएगा इनफाइनाइट। इस केस में जो कंडक्टिविटी होगी इट इज नॉन एज
इसको लैम्डा एम इंफिनिटी या फिर लैम्डा एम नॉट से दिखाया जाता है, एंड दिस इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोला जाता है इसको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस वाले पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है? इनफाइनाइट है। समझ में आई क्या मेरी बात? अब आप बोलोगे सर सर ये ऐसा हुआ क्यों? तो देखो यार बहुत ही आसान है। जब आपने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी मतलब वॉल्यूम बढ़ाया। यस, जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं, केटायन और एनायन, उनके बीच दूरियां बढ़ेगी। उनके बीच दूरियां बढ़ेगी तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और जितना आयंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, उन आयंस का मूवमेंट उतनी ही आसानी से होगा, है ना? वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं भैया पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन थोड़ा कम रखो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना? तभी आप पढ़ पाओगे। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पढ़ाई कम होगी और बाकी चीजें ज्यादा होने लगेगी, है ना? तो इसी वजह से आयंस के बीच अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच अट्रैक्शन कम तो उनका मूवमेंट फास्ट, और आयंस का मूवमेंट फास्ट होगा तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना? अच्छा, ये जो आपका ग्राफ है, ये देखो एक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। आप चाहो तो देख सकते हो, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का है। यस, और जो एक्स सी है यहां पर वो है लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए रूट सी। मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो ए है वो आपका कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। एक पर्टिकुलर टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन सब के लिए ए का वैल्यू कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर टाइप का मतलब हो गया जैसे ए टाइप इलेक्ट्रोलाइट, 1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कैटायन और एनायन दोनों पे चार्ज सेम है। ठीक है ना? ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, इक्वेशन जेईई मेंस में पूछी जा चुकी है। अब आप बोलोगे सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा क्यों हुआ? तो मुन्ना एक बात बता, वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला पढ़ा है ना तूने, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। ईमानदारी से बता, अगर तेरा सी कम हो रहा है तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा, ज्यादा आयोनाइज होगा तो सॉल्यूशन में ज्यादा आयंस आएंगे, और आयंस जितने ज्यादा होंगे आपका मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों? आयंस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से। यहां पर मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं अल्फा बढ़ने की वजह से। समझ में आ गई मेरी बात? यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ के आए हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। और यहां से जो अल्फा का फॉर्मूला बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी, या फिर इसका ये फॉर्मूला भी हो सकता है लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा ई क्यू इन्फिनिटी। ये फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले में अल्फा डालिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन कांस्टेंट आप लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो मेरे भाइयों। ठीक है दादा, समझ में आ गई मेरी बात? बोलो 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 बोलो। ठीक है ना? तो ये था वेरिएशन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। बात कर लेते हैं कोलरॉश लॉ की, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहता है कोलरॉश लॉ? देखो इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। जैसे मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, इसको आपने पानी में डाला, ये Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। तो आपका जो कोलरॉश लॉ है वो ये कहता है अगर आपको NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दो। सर इतना ही है क्या? बस इतना ही है। अब कोई बोलेगा सर मान लो अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट इस तरह का है Na2SO4 गिव्स 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, फिर क्या करें? तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुझे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो सुन देख, ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुझे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस। यस, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, N प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ प्लस प्लस n माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, है ना? ये n प्लस और n माइनस क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। जैसे यहाँ पर 2 था ना, अगर मान लो कहीं 3 होगा तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे लेट से एग्जांपल लिखा मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट का, सारी दुनिया जानती है कि एल्यूमिनियम सल्फेट मुन्ना इस तरह से टूटता है 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। तो अगर तुझे इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो, कभी गलती से मान ले तेरे सामने भिड़ जाए, तो बता तू क्या लिखेगा? तू लिखेगा 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? तो यही है ये वाला फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस जनरली आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, आगे चलते हैं। और अब हम लोग इस चैप्टर के सेकंड पड़ाव पे आ चुके हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की।
सर ये क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? दादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है ना, और कुछ नहीं है, जो क्या करता है, जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, जो आपका केमिकल नहीं, किसको किस में कन्वर्ट करता है बताओ बे? हैं? जो आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब आप में से बहुत सारे लोग खुद कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये कैसे पता लगा आपको, है ना। और इसमें तो कई बार कंफ्यूजन भी हो जाएगा, है ना, कई बार कंफ्यूजन भी हो जाएगा कि इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सर समझ ही नहीं आ रहा, है ना। देखो मैं आपको बताता हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा ना तो सब समझ में आएगा। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है थ्रू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। किसके थ्रू? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है जो कि स्पॉन्टेनियस होती है। सर कहां हो रही है रेडॉक्स रिएक्शन? देखिए आपके सामने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है डेनियल सेल, उसकी प्रोसेसिंग आपके सामने समझाई गई है। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेसिंग रहेगी, जो वर्किंग रहेगी, सारे केस में सेम रहने वाली है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिल खोल के आप इसको समझ सकते हैं। क्या होता है इसमें साहब आपने एक जिंक की रॉड ले रखी है, उसको ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर फिल कर रखा है ना, इसके अंदर आपने डिप कर रखा है। एक और दूसरा कंटेनर है, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने ले रखा है, और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की रॉड आपने डाल रखी है। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी, होता क्या है इसमें, जो आपका इधर वाला जो बीकर है, इस इधर वाले बीकर में आप देखोगे कि जो जिंक की रॉड है वो पतली होती जा रही है। जिंक की रॉड क्यों पतली होती जा रही है? बिकॉज सर यहां पर जो जिंक है वो जिंक यहां से उठ के किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। सॉल्यूशन में Zn2+ आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। और सर यहां तो ये तो एग्जांपल है किसका? ये तो एग्जांपल है साहब ऑक्सीडेशन का। किसका? ऑक्सीडेशन का। दैट्स वाई ये वाला जो इधर वाला जो हाफ सेल है इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहा जाता है। यहां पर जिंक का जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वायर के थ्रू इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं। यहां पर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है Cu2+, और ये जो Cu2+ इसको मौका मिल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ कर रहा है गेन, और उसकी वजह से आप देखोगे कि जो कॉपर की रॉड, ये जो रॉड ले रखी है आपने कॉपर की, इस पे आपको एक सब्सटेंस का डिपोजिशन दिखेगा, और ये जो कॉपर की रॉड है धीरे 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 मोटी होती जाएगी। कैसी होती जाएगी? उसका मास बढ़ता जाएगा। तो सर ये वाला जो एग्जांपल है ये तो है रिडक्शन का, बिल्कुल है। इसी वजह से इधर वाला जो सेल है इसको बोला जाता है रिडक्शन हाफ सेल। क्या कहा जाता है? रिडक्शन हाफ सेल। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड्स इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसको एनोड बोलते हैं। एनोड, ध्यान रखना, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। यस, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे रिडक्शन होता है। एनोड पे चार्ज नेगेटिव होगा इस केस में, और कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव होगा इस केस में। इन दोनों बीकर को, अब जैसे इलेक्ट्रॉन का जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा, आपने यहां जो वोल्ट मीटर ले रखा है, एमीटर ले रखा है, जो भी ले रखा होगा, उसमें एकदम से डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। और ये जो डिफ्लेक्शन है वही दिखाया, वही बताएगा आपको कि आपका ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका और उसमें करंट फ्लो हो गया। इसका मतलब एक केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी थी, एक केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई है, तो मतलब आप बोलोगे सर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। डन, बहुत बढ़िया। और अगर इन दोनों को आप मिला के लिख दो, इन दोनों को आप मिला के लिख दो, तो आपकी जो नेट इक्वेशन बनती है वो ये वाली बनेगी। यस, जो नेट इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी। और आप देख सकते हो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो सर ये वाली जो रिएक्शन है वो कैसी है? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो एक रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और इसी को आपने बोला कि केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। डन। आप एक चीज और नोटिस करो कि यहां इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में जोड़ने के लिए, इन दोनों हाफ सेल को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है क्या? सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है जो कि होता है कैसा? इनर्ट, जो खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और होता है जो इन दोनों सर्किट को कंप्लीट करने के काम में आता है। जैसे KCl लिखा है, KNO3 हो सकता है, NH4NO3 हो सकता है। साथ में इसकी कंडीशन क्या होती है? इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन ये होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि इसकी जो आयोनिक मोबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए, है ना। इसके जो आयंस की मोबिलिटी है वो सेम होना चाहिए। जिस मोबिलिटी से जितना मूवमेंट केटायन का हो उतना ही मूवमेंट एनायन का होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको इस केस में ध्यान रखनी है।
अगर मैं मान लो इस सेल को रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, सर इस सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है आपको हमेशा क्या करना होता है, बीच में दो लाइन बनानी होती है। ये जो बीच में दो लाइन है किसको दिखा रही है, सॉल्ट ब्रिज को। लेफ्ट साइड में हमेशा आपको जो एनोड पे रिएक्शन हो रही है वो लिखनी है, राइट साइड में हमेशा जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है वो लिखनी है। सर एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जिंक जो है सर वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, और सर कैथोड पे क्या हो रहा है, वहां पर जो Cu2+ है सर वो कन्वर्ट हो रहा है Cu में, है ना। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो डबल वर्टिकल लाइन है वो दिखाती है किसको, सॉल्ट ब्रिज को, और जो सिंगल वर्टिकल लाइन है वो दिखाती है किसको, सर वो दिखा रही है स्टेट चेंज को, है ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। फेज चेंज को दिखाती है कौन, सिंगल लाइन, और डबल वर्टिकल लाइन दिखाती है किसको, आपका सॉल्ट ब्रिज है उसको। डन। अच्छा अगर मान लो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट फ्लो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो, और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है सेल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये है आपका सेल पोटेंशियल। कौन सा, सेल पोटेंशियल। एक और फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन होते हैं, है ना। किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए कितने पोटेंशियल डिफाइन होते हैं दादा, दो पोटेंशियल डिफाइन होते हैं। एक को बोला जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक को बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। और एक चीज ध्यान रखो, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका माइनस करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। डन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है। ई नॉट ऑफ सेल हमेशा किसी भी सेल के लिए फिक्स वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड और एनोड का। आईयूपीएससी ने बोला कि जो भी आप कैलकुलेशन करते हो उसमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करो, तो हमने रिडक्शन पोटेंशियल को यूज कर लिया। डन, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, है ना, यहां तक चीज समझ में आ रही। सेल पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो सकती है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम रहती है किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि सेल पोटेंशियल किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, और अभी देखो हमने क्या किया, मान लो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं, उन सारे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको अगर मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दूं, है ना। जैसे मान लो मैंने क्या किया, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का, उसको मैंने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। यस, उसको मैंने क्या किया, ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो आप लोग देखोगे ये पोटेंशियल कौन सा है, ये है साहब रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल। आप लोग देखोगे कि ये जो सीरीज बनी है, आपने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो ये जो अरेंजमेंट है इन इलेक्ट्रोड्स का, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको आप इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज भी कहते हो। आप लोग देखोगे कि इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो किसका होता है, लिथियम का होता है। और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। तो यहां से जो फ्लोरीन होता है आप लोग देखोगे पूरी पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो लिथियम होता है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, है ना। तो इसका मतलब यह है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। और जिसका एसआरपी जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो एसआरपी ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर कम, एसआरपी कम तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। ये एक रिलेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यस, लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होता है और फ्लोरीन का मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। बीच में आता है कितना, 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट किसके लिए डिफाइन होता है, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बाय कन्वेंशन 0 माना जाता है। हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में फाइंड किया गया है ना। इसको स्टैंडर्ड मानते हुए इस बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया गया। ऐसा बोला जाता है कि ये जो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रोड्स आते हैं वो इलेक्ट्रोड्स अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं,
है ना। और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है जीरो से, वो जनरली अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं ना। तो आपको जो पूरी टेबल है वो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाली चीज को ध्यान में रख सकते हो। डन, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब एक बहुत बढ़िया रिलेशन होता है गिब्स एनर्जी चेंज और ई ऑफ सेल के बीच। देखो रिलेशन क्या होता है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ, सॉरी डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या दादा, गिब्स फ्री एनर्जी। और अगर आप डेल्टा जी नोट निकालोगे तो ये बन जाएगा माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ये है सेल पोटेंशियल, ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये गिब्स एनर्जी, ये है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना। ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा। सर यहां पर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। जब आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उस रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, वही है आपका एन। जैसे मान लो ये वाली रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, सर 2 हो रहे हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए एन का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस फॉर्मूले में एन का वैल्यू पुट करके ये चीज निकाल सकते हो। एफ जो होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां से एक चीज, इसकी एप्लीकेशन क्या है। अगर मान लो आपका डेल्टा जी लेस देन 0 है, तो आप लोग बोलोगे कि वो सेल रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। अगर आपका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब वो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर डेल्टा जी 0 है, इसका मतलब वो रिएक्शन कहां है साहब, उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट डिफाइन हो रखी है ना। तो इसकी हेल्प से किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। डन, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगला जो टॉपिक आता है नर्न्स्ट इक्वेशन है। ये नर्न्स्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और साथ साथ कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा उसको बताती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन खूब सारे पूछे गए हैं, अगर आप प्रीवियस इसके क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो। एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। ये एक रिलेशन होता है कि नहीं होता। यहां पर बाकी सारी चीजें आपको पता है। ये जो क्यू है, दिस इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट। इसको क्या बोला जाता है, रिएक्शन कोशेंट बोला जाता है। और रिएक्शन कोशेंट हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अगर डेल्टा जी की जगह आप ये लिख दो, आप डेल्टा जी नॉट की जगह ये लिख दो, तो आपका ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू। और यही जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज नर्न्स्ट इक्वेशन। दिस इज नोन एज नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहां पर क्यू रिएक्शन कोशेंट है और जो एन है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे मान लो ये वाली रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, है ना। ये वाली रिएक्शन है तो इसके लिए जो क्यू का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होगा, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए एंड बी की पावर बी हो जाएगा। डन। ये जो इक्वेशन आया ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे एप्लीकेबल है। कौन से पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मान लो अगर आपका कोई गैसियस सब्सटेंस इन्वॉल्व है, तो उस गैस के लिए कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज करना है, प्रेशर यूज करना है। एक चीज और भी ध्यान में रखना है, अगर मान लो आपकी सेल रिएक्शन में कोई प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड आ रहा है, तो उसको भी क्यू के एक्सप्रेशन में इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि हम लोग इक्विलिब्रियम में नहीं करते थे। डन। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, खूब सारे क्वेश्चंस आपको इससे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस की। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, देखो अभी हम लोगों ने लिखा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और जो क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो हम लोग पहले भी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन लिखी थी, E of cell is equal to E naught of cell minus 0.059 by N log Q, है ना। ये वाला फॉर्मूला लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले। अब खुद से एक चीज सोच के बताओ, होगा क्या इक्विलिब्रियम पे, क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, होता क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी आपने कहा कि साहब डेल्टा जी का जो वैल्यू है, सर डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 हो गया,
ये डेल्टा जी जीरो कब जीरो होगा? जब ई ऑफ सेल जीरो होगा। क्यों भाई? एन तो कभी जीरो हो नहीं सकता। रेडॉक्स रिएक्शन में कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा ही, और आपका जो एफ है वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो डेल्टा जी जीरो किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज हमारा ई ऑफ सेल जीरो हो गया है ना। तो इक्विलिब्रियम पे ई ऑफ सेल जीरो हो जाएगा, और जैसे ई ऑफ सेल जीरो हुआ, आप इक्विलिब्रियम पे फॉर्मूला यूज करोगे, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के। यस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दादा। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है, डेल्टा जी नोट कभी भी जीरो नहीं होता। इस बात को आप हमेशा, है ना, अपने भेजे में बिठा के रखें। बहुत बढ़िया। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा चीज और होता है जिसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल, है ना। जिसको क्या बोला जाता है दादा? कॉन्सेंट्रेशन सेल, है ना। ये भी एक छोटी सी चीज है। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? देखो, कॉन्सेंट्रेशन सेल वो सेल होता है जिसमें आपने ये जो दो बीकर यूज किए हैं ना, दो हाफ सेल जो यूज किए हैं, उसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, है ना, जो इलेक्ट्रोड आपने ले रखे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे। यस, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, ये क्या होंगे? सेम इलेक्ट्रोड्स होंगे। दोनों ही इलेक्ट्रोड कैसे होंगे? सेम इलेक्ट्रोड्स होंगे। अगर इलेक्ट्रोड सेम है मेरे भाई, इलेक्ट्रोड सेम है, तो उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ई नोट आर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, वो भी कैसा होगा? सेम होगा। और तू खुद एक बात बता, जब हम लोग लिखते हैं ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अगर दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा। और अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब इस सेल के लिए ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ई नोट ऑफ सेल जीरो होता है कब होता है? जब आपका सेल कैसा हो? कॉन्सेंट्रेशन सेल हो। कॉन्सेंट्रेशन सेल दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, है ना। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल और दूसरा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि यहां पर जो इलेक्ट्रोड होगा सेम इलेक्ट्रोड, है ना, लेकिन और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है वो भी सेम होगा, लेकिन ध्यान में रखना है, सेम इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी? डिफरेंट होगी, है ना। जैसे मान लो इसमें भी कॉपर सल्फेट भर रखा है, इसमें भी कॉपर सल्फेट भर रखा है, लेकिन दोनों कॉपर सल्फेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, है ना। और यहाँ इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोड सेम ही रहेगा, है ना, सेम इलेक्ट्रोड, लेकिन इलेक्ट्रोड की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना। और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी सेम रहेगा, दोनों में सेम इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरी चीज इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी, है ना, सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं कह रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट सेम है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। जब मैं कहता हूं इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है दोनों में, लेकिन जो आपने इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं उन इलेक्ट्रोड्स की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे मान लो यहाँ पर ये गैसियस इलेक्ट्रोड है, इसका प्रेशर कुछ और है, इसका प्रेशर कुछ और है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आपका इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है उसके लिए नो नीड फॉर सॉल्ट ब्रिज, इसके लिए सॉल्ट ब्रिज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, है ना। तो अगर कोई आपसे कह दे कभी भी, जेई मेंस में एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट जो सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसकी वर्किंग के लिए हमेशा सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई ऐसा कह दे तो आप बोलोगे हमेशा लिख दिया तो वो गलत है। अगर आपका सेल इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो आपको कभी भी सॉल्ट ब्रिज डालने की जरूरत नहीं है। डालते हो अच्छी बात है, बिना सॉल्ट ब्रिज डाले भी आपका जो सेल होगा वो काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? देखो, बहुत आसान सा प्रोसेस है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले क्लास 8th में नाम सुना होगा शायद, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने क्या कर रखा है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले रखा है। लेट से मैंने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिया NaCl। तो आप लोग एक चीज देखोगे कि जो NaCl है, आपने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लिया, इसके अंदर भर लिया, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, इन दो इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड होगा। यस, अब आपने क्या किया? इसके थ्रू बैटरी लगा रखी, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना स्टार्ट किया। यस, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना स्टार्ट किया।
तो आपको पता है कि भाई NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अगर आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आप लोग एक चीज देखोगे कि जो एनोड है, सॉरी कैथोड है, आप लोग एक चीज देखोगे कि जो कैथोड है दादा, इस कैथोड पे क्या होता है सर, इस कैथोड पे होगा कुछ ऐसा कि ये जो Na प्लस है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। और ये किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का एग्जाम्पल है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। आप एक चीज और नोटिस करोगे कि जो आपका एनोड है, उस एनोड पे क्या होगा, उस एनोड पे जो Cl माइनस है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके एक गैस प्रोड्यूस करेगा। वो कौन सी गैस है, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस आपको दिखाई देगी। कौन से इलेक्ट्रोड पे, एनोड इलेक्ट्रोड पे। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। तो सर इसमें हो ये रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है, उसका डिस्चार्ज हो रहा है। इसको ऐसे बोला जाता है कि डिस्चार्ज हो गया है ना। आपका जो Na प्लस है कैथोड पे जाके Na सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, जो आपका एनोड है उसके ऊपर Cl माइनस Cl2 फॉर्म, Cl2 गैस की फॉर्म में जाके लिबरेट हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट का इस तरह से रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होना या लिबरेट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, ये जिस एपरेटस में होता है उस एपरेटस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, या फिर इसको वोल्टामीटर भी कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा ये जस्ट ऑपोजिट काम करता है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती थी, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो आपने इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी उसकी वजह से इसमें केमिकल रिएक्शन होने लग गई। दैट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहां पर एक बहुत बढ़िया चीज आपको ध्यान में रखनी है और वो ये है कि आज कैथोड पे चार्ज नेगेटिव होगा, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होगा। जस्ट ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। कोई आपसे पूछ भी ले सर कैसे पता लगा आपको, ये कैसे पता लगा, देख मेरे भाई कैथोड पे कौन जा रहा है, कैथोड पे Na प्लस जा रहा है। Na प्लस जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब इस कैथोड पे चार्ज कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, है ना। पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव के पास ही जाएगा। आप देखो एनोड पे नेगेटिव जा रहा है और नेगेटिव जिस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा इसका मतलब उस पे चार्ज कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। मेरे हिसाब से इतना तो चीज आप लोगों ने समझ ही लिया है, इतनी चीज आपके बेस में घुस चुकी है। ये जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे Na और Cl2 बना है इनको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कैथोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यहां पर भी जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, नेट रिएक्शन रिडॉक्स होगी। लेकिन ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है मेरे भाइयों ये कैसी है सर, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस बात को आप याद रखें, है ना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेल्टा जी लेस देन 0 होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यहां पर जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। यहां पर क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किस तरह से बने, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा इलेक्ट्रोड किस तरह से जाके डिपॉजिट होगा। डन। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए साहब, है क्या दिक्कत कोई भी, अरे बोलो बोलो बोलो, नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक के बारे में और बात करेंगे जिसका नाम है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। क्या है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड दो लॉ हैं, है ना। एक ये लॉ किसने दिए थे, फेराडे ने दिए थे। फेराडे के जो दो लॉ हैं उनमें से फर्स्ट लॉ को बोला जाता है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड वन इज फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये दोनों लॉ किसके बारे में बताते हैं, बहुत आसान चीज है दादा। ये जो दोनों लॉ हैं इसके बारे में बताएंगे, या आपको बताएंगे। लेट से देखो, अभी हम लोगों ने कहा ना, अभी हम लोगों ने कहा कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस में रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, तो Na प्लस जो है वो Na सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया। आपसे अगर कोई पूछे ये जो Na सॉलिड का मास है ये कितना होगा, ये कितना मास जाके डिपॉजिट होगा किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, तो ये जो मास की कैलकुलेशन है ये आप लोग फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से कर सकते हो। क्या कहता है फेराडेज फर्स्ट लॉ, ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो किसी रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। आपने उसमें से कितना चार्ज पास किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, एक कांस्टेंट यूज करोगे Z, तो यहां से देखो Q इज इक्वल टू IT होता है, तो Z इंटू I इंटू
टी, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। आई यहां पर करंट है, टी यहां पर टाइम है, जेड जो होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोला था दादा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट, ये होता क्या है? ये होता है जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500, डिवाइडेड बाय 96500। और सर इक्विवेलेंट क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये होता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, है ना। मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मेरी बात समझ में आ गई? इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए एन फैक्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यस, डन, आगे चले हम लोग। अच्छा देखो, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा करंट है उसका वो दिया होता है, क्या बोलते हैं कि 80% जो करंट है वो काम में आई है ना। यहां पर जो भी करंट आती है वो हम लोग आई यहां पर लिखते हैं, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में करंट एफिशिएंसी दे रखी है ना, करंट एफिशिएंसी दे रखी है, करंट एफिशिएंसी है ना, जरूरी नहीं है कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपने करंट तो पास की थी 100 एम्पियर, लेकिन उसमें से काम में आई सिर्फ 80 एम्पियर ही, बाकी जो 20 बाकी जो एम्पियर है वो लॉस हो गई। तो अगर आपको करंट एफिशिएंसी दे रखी है उसको मैं ईटा से दिखाऊंगा, है ना। तो आप मास निकालने के लिए क्या लिख सकते हो? ईटा इंटू आई इंटू जेड इंटू आई इंटू टी, है ना। ये भी आप लोग लिख सकते हो। ईटा से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है ना। 80% काम में आ रहा है तो आप लोग 80 लिख सकते हो। बताइए, बहुत ही बढ़िया। और वैसे ही एक और लॉ आता है जिसका नाम है फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसने भी एक बहुत बढ़िया चीज बोली। इसने भी कहा कि जो भी, जैसे मान लो आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं, ए बी और सी, है ना। 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं ए बी सी, इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स में आप सेम करंट पास कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सेम करंट पास कर रहे हो। अगर करंट का वैल्यू सेम है तो इसका ये कहना है कि जो मास ऑफ सब्सटेंस ए डिपॉजिट होगा ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। और जो मास ऑफ बी डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ डायरेक्ट बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मास ऑफ सी जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये कहा, और यहां से जो फॉर्मूला बनता है एक गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास किसका? ए का, वो इक्वल होगा किसके? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास किसका? बी का, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास किसका? सी का, है ना। इक्विवेलेंट वेट किसका? सी का। ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, है ना, कि जो मास गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है वो सबके लिए सेम होगा, ए बी और सी तीनों के लिए। डन, बहुत ही बढ़िया। तो ये था, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जनरली, और बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप लोग बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। बिल्कुल होता है, इसका मतलब सबके जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी की। ये जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है ये कहां काम में आती है? ये वहां काम में आती है जैसे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें 2 आयंस प्रेजेंट है, 2 या 2 से ज्यादा, जैसे एक H+ आयन प्रेजेंट है और दूसरा Na+ आयन प्रेजेंट है। अब अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे कैटायन जाके डिपॉजिट होता है, कैथोड पे कैटायन जाके डिपॉजिट होता है। अब बात ये आती है कि साहब H+ डिपॉजिट होगा या फिर Na+ डिपॉजिट होगा। अगर H+ डिपॉजिट होगा तो आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, अगर आपका Na+ डिपॉजिट होगा तो आपको सोडियम मिलेगा। किस पे? कैथोड पे। तो अब क्या होगा? इन दोनों में कंपटीशन होगा। इन दोनों में क्या होगा? कंपटीशन। H+ बोलेगा मैं डिपॉजिट होऊंगा, Na+ बोलेगा मैं डिपॉजिट होऊंगा। तो कौन पहले डिपॉजिट होगा इसको बताती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। डिस्चार्ज होने के लिए किसको प्रेफरेंस मिलेगी? तो ये थ्योरी ये कहती है कि जिस इलेक्ट्रोड का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिस इलेक्ट्रोड का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले जाके डिपॉजिट होगा। जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले जाके डिपॉजिट होगा। एक्चुअली होता क्या है, किसी भी आयन को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज होने के लिए एक सर्टेन पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, दैट पोटेंशियल इज नोन एज डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो वो डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा वो वाला आयन उतना ही जल्दी जाके डिपॉजिट होगा। यस, अब इस डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब कैटायन के लिए होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको मैं लिखूंगा SOP, है ना। कैटायन के लिए क्या होता है? ये SOP। तो अगर मान लो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होना चाहिए, इसका मतलब SOP कम होना चाहिए। SOP कम होना चाहिए मतलब इस
एसआरपी ज्यादा होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा और वो वाला कैटायन पहले जाके डिपॉजिट होगा। अगर मैं एनायंस की बात करूं तो एनायंस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो डिस्चार्ज होने के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होना चाहिए, इसका मतलब एसआरपी का वैल्यू कम होना चाहिए। तो वो वाला एनायन पहले जाके डिपॉजिट होगा जिस आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है। यस, यही है आपकी डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, है ना, या फिर ऐसे कह दूं कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है। अगर मैं एनायंस की बात करूं तो एनायंस के लिए जो डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी है उसका ऑर्डर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप इस ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हो, है ना, आप इस ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हो, आप इस ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हो। यह है डिस्चार्ज होने के लिए एनायन का प्रेफरेंस। SO4 सबसे पहले सबसे लेट डिस्चार्ज होगा, फिर आएगा NO3 माइनस का नंबर। सबसे आसानी से डिस्चार्ज कौन होगा, सबसे आसानी से डिस्चार्ज, अरे 2 बार Cl क्यों लिख दिया, है ना, यहां आएगा कौन, I। सबसे पहले डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी आएगी I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर OH माइनस और सबसे लास्ट में NO3 माइनस और उससे लास्ट में आएगा आपका SO4 2 माइनस। ठीक है, दिस इज द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज फॉर एनायंस। तो अगर मान लो आपके सॉल्यूशन में Br माइनस और SO4 2 माइनस है तो पहले कौन जाके डिपॉजिट होगा, Br माइनस पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। और इस ऑर्डर में आप लोगों ने वो जो होता है ना बबल वोल्टेज या फिर जिसको आप ओवर वोल्टेज कहते हो वो भी इसमें कंसिडर हो रखा है। ठीक है, अच्छा साहब, अब देखो, अब कैटायन की बात कर लेते हैं। देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, छापा क्या ध्यान में रखना है, CHAPA। ये क्या होता है साहब, CHAPA, देखो ये होता है Cu2 प्लस Hg2 प्लस, है ना, Ag प्लस प्लेटिनम 3 प्लस Au3 प्लस, है ना, ये होते हैं ये CHAPA। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, है ना, ये CHAPA है। इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। इनकी जो डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी है वो H प्लस से ज्यादा होती है। इतना सा ध्यान रख लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि अगर मान लो इनमें से कोई एक एनायन आ जाए, कैटायन आ जाए, तो वो पहले डिस्चार्ज होगा। H प्लस से पहले ये वाले कैटायंस डिस्चार्ज होते हैं, इन सब के बाद में आपका H प्लस डिस्चार्ज होगा। यही आपको चीज ध्यान में रखनी है। और नहीं तो अगर क्वेश्चन में आपको एसआरपी की वैल्यू दे रखी है तो जिस कैटायन का एसआरपी ज्यादा होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, खत्म। और कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सबसे लास्ट में एक और टॉपिक है जिसको मैं चाहूंगा आप लोग किससे पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़ें, जिसमें फ्यूल सेल के बारे में दिया हुआ, कोरोजन के बारे में दिया हुआ है, बैटरीज के बारे में दिया हुआ है, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। साहब ये बैटरी जो होती है वो होती क्या है, ये होता है वन और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रिकल सेल्स का कॉम्बिनेशन, जो कि क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। और ये जो बैटरीज होती है दो तरह की होती है, एक होता है प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। क्या डिफरेंस है, प्राइमरी बैटरी ऐसी बैटरी को बोला जाता है जिसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट होती है, एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, इसका मतलब ये जो बैटरी है ये थोड़े टाइम बाद क्या होगी, खत्म हो जाएगी, है ना। थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भरा हुआ इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट एक सर्टेन टाइम के बाद पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन में, वो बचेगा ही नहीं उसमें। और अगर इलेक्ट्रोलाइट बचा ही नहीं, इसका मतलब आपका जो सेल है वो काम करना बंद कर देगा। और ये जो बैटरी होती है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस वजह से इस बैटरी को वापस आप चार्ज नहीं कर सकते, वापस आप यूज नहीं कर सकते। ये तो यूज एंड थ्रो है, यूज किया और फेंक दो। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी होती है, इनमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। और इसी वजह से ये जैसे ही डिस्चार्ज हुई आप इसको वापस चार्ज कर सकते हो और बार बार आप इस बैटरी को यूज कर सकते हो, है ना। इनके एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपकी जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसमें दिए हुए हैं, वो एग्जांपल्स भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। और एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन होती है वो भी आपको अपनी एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ठीक है, डन। तो ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफी सारे इसमें फॉर्मूले हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस लगभग 1 घंटे के सेशन में आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर मैं काफी हद तक खरा उतर पाया हूं। जितना मेरे पास टाइम था, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, एक फास्ट वे में, एक
क्विक रिवीजन मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है ना। और देखो जी भाई, संतुष्ट होने की तो बात ऐसी है, कुछ लोग हो भी जाएंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, लेकिन मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं थी ये पिछले जो 53 मिनट्स गए हैं उसमें। डन। तो चलिए फिर आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि दादा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।